माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 23 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। इसमें वे सभी प्रश्न सम्मिलित होते हैं जो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, बीपीएससी या यूपी पीएससी, तो आपके लिए यह सेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। सही आंसर होगा, कोशिकीय श्वसन का जो केंद्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। केसर उत्पन्न होता है हिबिस्कस के पुंकेसरों से, इंडिगोफेरा की जड़ों से, क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से, मूसा के दलों से। सही आंसर होगा सी नंबर, क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से हमें केसर की प्राप्ति होती है। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। मीन्स को मानव कोशिका जो होती है उसमें 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा डी नंबर, जल। जल जो है वह मानव कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक बलियों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर। आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। सही आंसर होगा वार्षिक बलियों को गिनकर। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके अनुप्रस्थ काट में आप वलियों की संख्या देखेंगे, गोल गोल घेरा आप देखेंगे, उसकी जितनी संख्या होती है पेड़ की आयु उतनी ही मानी जाती है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? एंट्रोपी वर्ड ऊष्मागतिकी से संबंधित होता है, इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित होता है। तो आपको बताना है कि एंट्रोपी जो होता है उसका इकाई क्या होता है। वाट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। ये एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। सही आंसर होगा डी नंबर, जूल प्रति केल्विन या एंट्रोपी। चूँकि मैंने बताया ऊष्मागतिकी का है तो जूल प्रति केल्विन यह जो है एंट्रोपी की इकाई होती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, हर्ट्ज, हेनरी या फिर न्यूटन। सही आंसर होगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। और फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है तो मैं कुछ और बता दूं, मानव जो कान होता है उसका श्रवण शक्ति कितना होता है, उसका कितना से कितना हर्ट्ज होता है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव की सुनने की क्षमता होती है। 20 एचजेड से कम के ध्वनियों को हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20,000 एचजेड से ऊपर के ध्वनियों को हम प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, सिकंदर लोदी ने या फिर अशोक ने? किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? सही आंसर होगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? जो आपके घर में गैस यूज किया जाता है वह किस किस का मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई नहीं या फिर दोनों?
सही आंसर होगा कुकिंग गैस प्रोपेन तथा ब्यूटेन दोनों का ही मिश्रण होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके गैस होते हैं उसमें गंध के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है जिससे गैस का रिसाव हो तो व्यक्ति को पता चल जाए कि गैस रिस रहा है। तो आपको इसका आंसर होता है मिथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ को गैस में मिलाया जाता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के। सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री बहुमत दल का, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति उसके अन्य मंत्री यानी उसके मंत्रिपरिषद का भी गठन करता है। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। जैसे उनके नाम कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। सिर्फ इन्हीं राज्यों में विधान परिषद हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? विधान सभा हैं। और ऐसा ये संसद ने जबकि राजस्थान, असम, उड़ीसा में भी विधान परिषद बनाने की मंजूरी संसद ने दे रखी है। अगर इन तीनों में बनते हैं तो टोटल 9 विधान परिषद वाले राज्य हो जाएंगे। फिलहाल फिर से बताऊं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था किसमें नहीं है, तो आपने देखा पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधानमंडल 2 तरह का होता है राज्य विधानमंडल, एक राज्य विधानसभा, एक राज्य विधान परिषद होता है। तो पूछा गया है राज्य विधान सभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40, 50, 60 या 30? सही आंसर हो जाएंगे 60। विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? 1/6 सदस्यों का, 3/4 सदस्यों का, 5/6 सदस्यों का या फिर 1/3 सदस्यों का। सही आंसर होगा सी नंबर। 5/6 सदस्यों का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा में विधान परिषद में होता है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? मैंने यहाँ पे आंसर ही दिखा दिया आपको। ए नंबर आंसर होगा 40। अभी आपने जस्ट पहले ही पढ़ा था राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है, तो 60 न्यूनतम संख्या। और राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 40। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? राज्य की जनसंख्या पर, संसद के विचार पर, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर या फिर राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ही राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्भर करता है। 10वीं अनुसूची के तहत किसी की विधानसभा सदस्यता को
निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? पहले तो मैं आपको 10वीं अनुसूची के बारे में बताऊं। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। जब कोई नेता चुनाव के बाद अपने दल को रुपये के लिए बदल लेते हैं और दूसरी पार्टी की सरकार, जिसको जनता के द्वारा बहुमत नहीं प्राप्त होता है, उसकी भी सरकार बन जाती थी। इसी कानून को रोकने, इसी पे कानून बनाया गया जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं। तो अगर कोई विधानसभा का सदस्य अगर अपना दल बदलता है तो उसको निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर होगा सी नंबर। विधानसभा अध्यक्ष को यह फैसला होता है कि विधानसभा का अगर कोई सदस्य दल बदल करना चाहता है तो उसको निरस्त कर सकता है। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेगा? विधान परिषद का जो चुनाव होता है, आपने अभी देखा कि अभी तक 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी अन्य राज्यों में सिर्फ विधानसभाएं हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? जितने भी स्नातक लोग हैं वे, नगर पालिका के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, या फिर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक भाग नहीं लेते हैं, या फिर जिला पंचायत सदस्य। कौन भाग नहीं लेता है? सही आंसर होगा डी नंबर, जिला पंचायत सदस्य। यह विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? सभापति को, अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। ये प्रश्न तो हल्का है बट आप कंफ्यूजन हो सकता है। सही आंसर होगा ए नंबर, सभापति को। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे अध्यक्ष को टिक करते हैं, अध्यक्ष को भी सही मानते हैं, लेकिन अध्यक्ष वर्ड गलत है, सभापति वर्ड सही होगा। राज्यसभा का भी सभापति होता है, विधान परिषद का भी सभापति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, जब भी विधानसभा और राज्यसभा की बात करें तो उस सदन का जो हेड होता है उसे हम सभापति कहते हैं। तो विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? सभापति को सौंपता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलनबरो? सही आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सा विदेशी मामलों की देखरेख करता था? शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। जिस तरह से अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, उसी तरह शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। और उनमें से आपसे पूछा गया है कि विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? सचिव, पेशवा, पंडित राव या सुमंत? सही आंसर होगा डी नंबर, सुमंत। जो विदेशी मामलों का देखरेख करता था उसे हम सुमंत कहते थे। यह किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के, ये तो हो ही चुका है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण, हिंद यूनानी शासक, शक, गुप्त? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे जाता है? मैं सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो सही आंसर होगा बी नंबर, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी जो थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, जिसे हम हिंद यवन भी कहते हैं। निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली शहर की स्थापना किस तोमर शासक ने की थी? आपका ऑप्शन है अनंगपाल, प्रजता, रुद्रेन,
देवराज। सही आंसर होगा ए नंबर, अनंगपाल। ये इसे ही दिल्ली शहर का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। सही आंसर होगा डी नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला, यह कर्नाटक के पास स्थित जगह है, और वहीं पे गुजारे थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम भद्रबाहु था। इनसे ही उन्होंने लास्ट में अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म की शिक्षा ली थी। निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खां, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। मैंने यहाँ पे आंसर ही बता दिया है। सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कितने ईस्वी में की थी? 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? इसका भी सही आंसर होगा सी नंबर, आर के शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था। विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या उपाध्यक्ष को? विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? सही आंसर होगा डी नंबर, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है। सी नंबर है विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। डी नंबर है वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री पेश करता है, यह गलत लाइन है। बाकी अन्य सभी सही हैं। तो सही लाइन कौन है, जरा हम उनको देखते हैं। वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है, ये बात सही है। वैसे भी वित्त विधेयक को सदन में भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। उसी तरह राज्य विधानमंडल के विधान परिषद में वित्त विधेयक को पेश नहीं किया जाता है, विधानसभा में ही पहली बार पेश किया जाता है। और सही कथन कौन सा है? विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं है। और इसके बाद एक और सही है, वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। तो ये सभी सही हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने पहले कहा है वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है, और नीचे बोल रहा हूँ वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। ये सही है। पहली बार वित्त विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है, बाद में उसे विधान परिषद में भी भेजा जाता है। इसीलिए डी नंबर भी सही है, वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सभापति का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नंबर, विधानमंडल तय करता है कि सभापति का वेतन कितना होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है, यानी सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1982, 1963, 1956 या 1971? सही आंसर होगा
बी नंबर 1963 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? मीन्स सीबीआई की जो स्थापना है वह किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? संथानम समिति, राजमन्नार समिति, पूंछी समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नंबर, संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा, या फिर गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा? ये सभी प्रश्न एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड प्रश्न है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे सीवीसी कहा जाता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके द्वारा सीबीआई के निदेशक की, डायरेक्टर की नियुक्ति किया जाता है। अभी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, सीबीआई के डायरेक्टर अभी कौन हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय? किस मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई आता है? सही आंसर होगा बी नंबर, यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन इंटरपोल, जो इंटरपोल जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, तो उसके नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कौन कार्य करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, या फिर कानून मंत्रालय? सही आंसर होगा बी नंबर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई जो होता है वही इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? सही आंसर होगा 25 वर्ष। मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, उसी तरह राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए मुख्यमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु हो गई वह विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मतलब सदस्यता लेने का जो आयु होगा वही होगा, तो वह 25 वर्ष है। इसीलिए मुख्यमंत्री का भी कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, उपर्युक्त सभी? इसमें से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वह राज्य योजना बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। ये सभी पोस्ट मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वह संभालता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। या फिर डी नंबर, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन से संबंधित है।
आपको अनुच्छेद और उसके सामने दिए गए जो तथ्य हैं उनमें से गलत चुनना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य सभी सही हैं। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है 164 में। और अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर संसद? आपके सही आंसर हो जाएंगे राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्य विधानमंडल के प्रति? सही आंसर होगा बी नंबर, विधानसभा के प्रति। इसी तरह का एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि मंत्रिपरिषद जो होता है, ये तो राज्य मंत्रिपरिषद हो गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो जिस तरह यहाँ पे ये विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, वैसे भी केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री तथा उसके कैबिनेट के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है। एक और बेहतरीन प्रश्न आपके लिए, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के प्रति? किसके प्रति जिम्मेदार होता है राज्य का महाधिवक्ता? आपको मैं बता दूं, इसे सॉलिसिटर जनरल के रूप में जाना जाता है। और वहीं केंद्र में महान्यायवादी केंद्र में होता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। और राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसे हम सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भी होता है, यह राज्य में हेड होता है और राज्य के महाधिवक्ता के रूप में कार्य करता है, और यह राज्य सरकार का एक वकील होता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 164? सही आंसर होगा बी नंबर, अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा, इस बात की चर्चा करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर के रूप में कौन सा ब्लड ग्रुप जाना जाता है? B+ समूह, O समूह, AB समूह या A+ समूह? सही आंसर होगा बी नंबर, O समूह। O ब्लड ग्रुप जो होता है वह यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक दाता के नाम से O ब्लड ग्रुप जो होता है वह जाना जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो एक्सेप्टर होता है, प्राप्तकर्ता होता है, उसके नाम से किस ब्लड ग्रुप को जाना जाता है, तो वह AB ग्रुप जो होता है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। किसी अन्य ब्लड ग्रुप से वह ब्लड ले सकता है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? आप जानते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनकी
जो है पुरस्कार चालू किया गया था, तो वह किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? सही आंसर होगा 2002 ईस्वी से ध्यानचंद पुरस्कार की प्रारंभ किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, कलकत्ता, त्रिपुरा। चलिए मैं आज आपको एक हिंट देता हूँ। जो भी द्वीप समूह है या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वह बगल वाले जिस राज्य के पास होता है उसी राज्य का उच्च न्यायालय उसका उच्च न्यायालय होता है। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यह कलकत्ता पश्चिम बंगाल के पास में पड़ता है और इसीलिए इसका जो उच्च न्यायालय है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए दमन व दीव और दादर एंड नगर हवेली का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो उसके बगल में मुंबई पड़ता है। मैप में आप देख सकते हैं तो मुंबई पास में है, तो मुंबई उच्च न्यायालय जो है वह उसका देखरेख मतलब उस दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसका उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय है। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो उसके बगल में केरल, तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो आप 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, दादर एंड नगर हवेली दमन व दीव बम्बई उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप या केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित है। 316 सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी से संबंधित है। आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन गलत जोड़ा गया है। यहाँ पे आपका आंसर होगा डी नंबर, यानी अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य सभी सही हैं। 315 में संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में कहा गया है। तो चलिए मैं आपको एक बार लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए सभी अनुच्छेद को बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 321 जो है वह विस्तार करने की शक्ति, मतलब जो उसके कार्य हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के कार्य की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में 321 कहता है। 320 कार्यों के बारे में, 321 शक्ति को बढ़ाने के बारे में, 322 लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में चर्चा करता है, 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद बढ़ते हैं 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा करता है। मतलब अनुच्छेद 315 में कहा गया है संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 316 में उसके सदस्य की नियुक्ति और पदावधि, कितना कार्यकाल होगा और उसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 316 में कहा गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने या उनके बर्खास्तगी के बारे में चर्चा किया गया था। कितना में? 317 में। 318 में कहा गया है आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। तो मोटा मोटी अगर देखें तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। 316 में उसके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का बात किया गया है। 317 में सदस्यों को हटाए जाने की बात किया गया है। 318 में उसकी जो सेवा की शर्तें हैं उसमें फेरबदल करने के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर सुप्रीम कोर्ट को?
सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उनके हटाने के लिए किस किस चीज़ का होना आवश्यक है? पहला, दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर होने पर, सी नंबर मानसिक या शारीरिक अक्षम होने पर, डी नंबर उपयुक्त सभी। कैसे केस में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर। अगर दिवालिया घोषित हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य तो भी उसे हटाया जाएगा। दूसरे लाभ के पद पर अगर चला गया तो भी उसे हटाया जाएगा। मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षमता है तो उसमें तो हटाया ही जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को। चलिए, इसका तो मैंने बता ही चुका हूँ। जो नियुक्ति करता है इस्तीफा भी उसी को दिया जाएगा। तो इस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति को भी इस्तीफा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन है? पाणिनि, हर्षवर्धन, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा। सही आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। यह नीति शतक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, मालदीव। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे का फेमस क्वेश्चन बन चुका है। तो आपका सही आंसर होगा श्रीलंका को ही सीलोन के नाम से जाना जाता था। जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं, या फिर न्यूटन गति का पहला नियम। सही आंसर होगा न्यूटन गति का जो पहला नियम होता है उसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जबकि न्यूटन गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है और न्यूटन गति का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है। तो मैं थोड़ा पहले नियम के बारे में, जड़त्व के नियम के बारे में बता दूं। जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह अपने स्थिरता को ही बनाए रखेगा, स्थिर अवस्था को ही बनाए रखना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो अपने गतिशील अवस्था को ही बनाए रखना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यही जड़त्व का नियम कहलाता है। आप देखते हैं जब बस में आप बैठे रहते हैं तो ड्राइवर ब्रेक लगाने के बाद आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बस चलते रहता है तो आपका शरीर भी गतिशील रहना चाहता है, लेकिन बस में ब्रेक लगाने के बाद बस तो रुक जाता है, आपका शरीर गतिशील ही रहना चाहता है, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। यही जड़त्व का नियम कहलाता है। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। गायत्री मंत्र किस में संबंधित है, और ये भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस देवता को संबंधित है। पहला ऑप्शन है छंदोग उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण, कठोपनिषद, ऋग्वेद संहिता। सही आंसर होगा ऋग्वेद संहिता से गायत्री मंत्र संकलित किया गया है। भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। सही आंसर होगा पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और यह कारगिल युद्ध की ही बात हो रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कारगिल विजय दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं?
किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? जिस तरह से अभी संघ लोक सेवा आयोग के पद पे हटाने और नियुक्ति के बारे में आपने पढ़ा, वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद। सही आंसर होगा ए नंबर। राष्ट्रपति ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी पद से हटा सकता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और राज्यपाल सही आंसर में टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राज्य के भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? राज्य के महाधिवक्ता को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, उपर्युक्त सभी को। किसको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी सभी लोगों को राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ से फिर से पूछा गया आपसे अनुच्छेद के बारे में, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताता है। आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी अनुच्छेद 233 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में होता है और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में होता है। और राष्ट्रपति का 123 और राज्यपाल का 213, आप ऐसे याद रखिएगा। और बाकी अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। पहला जो है अनुच्छेद 153 वह राज्य के राज्यपाल के बारे में बताता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। कितना में? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 155 बताता है राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इसके बारे में 155 बताता है। 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्तियां राज्यपाल के पास होती है? बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना, उपयुक्त सभी। कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। राज्यपाल को यह शक्ति होता है कि बजट को विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना, ये सभी वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी नहीं है? कौन सा शर्त जो है राज्यपाल के पद के लिए जरूरी नहीं है? उसे ना तो संसद ना ही विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रह सकता है, भारतीय होना चाहिए। तो कौन सा जरूरी है आपको ये बताना है। सी नंबर जो है वह जरूरी है, वह राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रह सकता है। यह शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए या कार्यकाल तय नहीं है? सही आंसर होगा डी नंबर, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल तय नहीं होता है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 24 के साथ। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें
तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे आपको मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 24 के साथ कल।